आज की क्लास में क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान में एक हमारा किताब है हमारी अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था जो किताब है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम के भी उसे इम्पोर्टेंट तो है ही, हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बूढ़े हो जाओगे वहाँ तक भी आपको अर्थव्यवस्था के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस किताब को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। आप जब तक इस धरती पर रहोगे ना, ये अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानने की उत्सुक बढ़ती रहेगी, इसलिए आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम में तो काम में आएगा, अपने दैनिक लाइफ में भी काम में आएगा। ये नॉलेज बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था का ये पहली क्लास है। आज हम लोग इस क्लास में चैप्टर 1 को शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, इसलिए बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोग को छूटे ना। ठीक है ना, इतना अच्छे से आप लोग को रीड करना है कि कोई भी क्वेश्चन बाद में 1 नंबर का पूछ दे तो आप आराम से बता दे। ठीक है, बस ध्यान से आपको पढ़ना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ईयरफोन लगा लो और ध्यान से सुनो और देखते चलो। ठीक है, इसमें कुछ समझना नहीं है, जितना ध्यान से सुनोगे उतना आप लोग के लिए बेहद फायदेमंद होगा। ठीक है, मैथ नहीं है, साइंस नहीं है, बस ध्यान से सुनना है। कहानी को अपने आप में उसको मतलब लाना है कि हाँ ये कहानी हुआ था, ये चीज़ हुआ था, बस इतना ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग को ऐसे ही बन जाएगा। जो इससे क्वेश्चन बनता है ऊपर ऊपर क्वेश्चन बनता है, अंदर की बातें को नहीं खींची जा सकती है। कहने का मतलब है जो हमारा सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन बनता है, अंदर की बात को नहीं पूछा जाता है मैथ और साइंस के जैसा, बस ऊपर ऊपर जितना मतलब जो हाईलाइट होगा वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हेडिंग है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हम लोग इस चैप्टर में अर्थव्यवस्था के किस तरह से विकास हो रहा है उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है, इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी है। देखिए, हमारी देश का जो अर्थव्यवस्था है ये एक दिन में नहीं बना है, बल्कि बहुत काफी गहरी दिनों से आ रही है, चलती आ रही है। ठीक है, बहुत पहले से, एक दिन में नहीं अर्थव्यवस्था बन जाती है, पिछले कई वर्षों से चलते आ रही है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। ये बात तो सबको पता है कि हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। सबको पता है कि नहीं है? सबको पता होगा। अब 15 अगस्त 1947 से पहले जो था ना, अंग्रेज लोग क्या किया था, हम लोग को गुलाम रखा था। कितने वर्ष? 200 वर्ष लगभग, हो सकता है 200 वर्ष से ज़्यादा ही, इसलिए लगभग बोला गया है, हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी। लेकिन अंग्रेज लोगों ने, अंग्रेज कौन भाई? ब्रिटिश, इंग्लैंड वाला, तो ये लोग हम लोग को 200 वर्ष तक गुलाम बना करके रखा था, हम लोग पर शासन किया था। कहने का मतलब है कि जो वो लोग बोलता था वो हम लोग को करना पड़ता था, जिस तरह से वो लोग रखता था उसी तरह से हम लोग को रहना पड़ा था। ठीक है, कितने वर्ष भाई? 200 वर्ष। ठीक है, उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब सोने की चिड़िया क्यों कहा जा रहा था भाई? अब बताओ। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा हमारे देश में सोना हुआ करता था, चांदी हुआ करता था, बहुत सारा धन संपत्ति जो था हमारे देश में भरपूर था, सारे लोग बिजनेसमैन थे। और कोई देश आगे तभी बढ़ सकता है जब सबसे ज्यादा बिजनेसमैन होंगे। ठीक है, तो पहले के जमाने में भारत देश में सभी लोग व्यापारी थे, सभी लोग बिजनेसमैन किया करते थे, सभी लोग बिजनेसमैन थे, इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे पास धन माल की कोई कमी नहीं थी, बहुत सारा मतलब हम लोग के पास था सामान, बहुत सारा पैसा था। ठीक है, इसलिए सोने की चिड़िया हम लोग को कही गई। ऐसा नहीं कि हमारे देश में सोने की चिड़िया पलती थी, ऐसा नहीं। ठीक है ना, लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य रही। कह रहा है कि अंग्रेजी शासन जब हमारे देश में आए तो सोने की चिड़िया मतलब जो हमारे धन संपत्ति था उसका खूब शोषण किया, जमकर हम लोग को लूट करके यहाँ से ले गया। जब ये सब लेकर चले गए
तो भारत के विकास होने में, अब मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए है, आपसे मैं 90 करोड़ छीन लूँ तो आप फिर आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। वहीं अंग्रेज लोगों ने हम लोग के साथ किया था, जितना पैसा था, जितना उन लोग को दिखा, सारे लेकर चले गए। तो हमारा भारत देश कैसे विकसित करेगा भाई? नहीं कर सकता है ना। जब हमारे पास सब पैसा लेकर चली गए तो मैं विकास क्या करूंगा? तो फिर वही हुआ कि जब अंग्रेज लोगों ने सारे हम लोग को शोषण करके पैसा लूट करके लेकर भाग गया, तो हमारे भारत देश की आर्थिक विकास की गति क्या हो गई? मंद मतलब धीरे पड़ गई, नगण्य मतलब बहुत कम हो गई। जहां 100% विकसित हो रहा था वहां 10-5% होने लगी। ठीक है, ये क्यों हुआ? अंग्रेज लोगों को शोषण के कारण, अंग्रेज लोगों ने हमसे लूट करके धन ले जाने के कारण। ठीक है, आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष की चुनौती थी। अब देखो, जब हम लोग को अंग्रेज लूट करके चला गया 1947 में, ठीक है, वो लोग पहले ही चला गया था, लेकिन 1947 में भारत को आज़ादी के रूप में माना जाता है, लेकिन अंग्रेज लोग पहले ही कुछ वर्ष चले गए थे। ठीक है, चले गए थे क्या, चला गया था ऐसे बोलेंगे हम लोग। उन लोगों को इज्जत क्या देना है भाई? जो हम लोग को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, अब इज्जत देने से क्या प्रॉफिट? ठीक है, वैसे लोग को, मूर्ख लोगों को, गदार लोगों को कभी इज्जत नहीं देना चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ से सब कुछ लेकर चले गए, भारतीय अर्थव्यवस्था खराब हो गई, तो उसके बाद जब हम लोग को एक फिर से पुनर्स्थापन करना था, तो हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो फिर से बनाना था, उसमें बहुत मतलब हम लोग को प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि पैसा रहेगा तभी तो फिर से खड़ा कर सकते हो कुछ भी। तो हम लोग को बहुत चुनौती बड़ी थी उस टाइम। ठीक है, इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका, मूलभूत आवश्यकताएं और विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है। इस चैप्टर में आप लोग को मिलेगा कि अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, मान लो कि भारत के बारे में तो पढ़ेंगे ही अर्थव्यवस्था, साथ में बिहार के भी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, और हमारे भारत देश में बिहार क्या मायने रखता है वो भी हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। चलिए अब मेन यहाँ से स्टार्ट होगा, अर्थव्यवस्था का परिचय। अब यहाँ से सुनिएगा ध्यान से। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। उन्होंने फूट डालो और शासन करो। देखो, अंग्रेज लोग कैसे हम लोग पर शासन किया था। उन लोग का एक के ये मेथड था, ये देखो मेथड बहुत ही खतरनाक मेथड है, देख रहे हो। आप भी अपने लाइफ में यूज करोगे ना तो किसी को बर्बाद कर दोगे, लेकिन आप लोग कभी भी अपने लाइफ में ऐसा करना नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब है, मैं समझाता हूँ, फूट डालो शासन करो। जैसे मान लो कि यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 राजा है, ठीक है, 3 राजा साहब हैं यहाँ हमारे भारत के हैं, ठीक है। अंग्रेज लोग आया तो वो देखो क्या हुआ करता था कि मान लो कि 3 राजा नहीं, 2 राजा पर बात करते हैं, ये 2 राजा है, ठीक है, या मान लो कि 3 राजा है, और ये मान लो कि ससुरा अंग्रेज है, ठीक है। ये कौन है? अंग्रेज है। अंग्रेज जब आया ना तो सबसे पहले देखा कि किसके किसके साथ, मतलब बहुत सारे राजा थे लेकिन मैं 3 एग्जाम्पल लिया हूँ। उस लोगों ने देखा कि किसके किसके साथ झगड़ा है। तो मान लो कि ये राजा और ये राजा के साथ झगड़ा चल रहा है, हो सकता है कुछ भी, जो भी प्रॉब्लम होगा, झगड़ा चल रहा है। तो ये लोग जब आया ना, यहाँ पर कंपनी बैठाया था भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी शायद बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये लोग क्या बोला, ये लोग क्या किया कि देखा कि इन दोनों राजा में झगड़ा है, तो जा करके किसी एक के साथ मिल जाए। क्या किया? मिल गया। मान लो किसके साथ मिल गया, और मिल करके जाकर बोलेगा कि देखिए आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास सेना है, चलिए इस पर अटैक किया जाए। तो ये राजा खुश। अब ये मूर्ख था, मूर्ख नहीं तो रहता तो इनको मिलाता इसमें, मूर्ख था ससुरा, ये हमारे देश के राजा भी मूर्ख था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर इस राजा के साथ ये मिल गया। अब मिल करके क्या किया कि बोला कि देखो हम लड़ाई लड़ेंगे, इस राजा को हराएंगे भी। तो वहां पर क्या करना होगा आपको कि इस पूरे हरा देंगे राजा को, तो पूरा धन हम लोग का हो जाएगा, तो आधा तुम्हारा आधा मेरा। ये बोला ससुरा के ठीक है।
इस राजा में भी कमी था। तो दोनों जाकर लड़ाई मिलकर लड़ाई किया, हरा दिया, आधा वो ले लिया, आधा ये ले लिया। अब देखो इसके पास और शक्ति बढ़ गई, है दूसरे देश का, हमारे देश में शक्ति बढ़ा रहा है। अब देखो क्या करेगा, अब इस राजा को इस राजा के साथ लड़ाई करवा देगा, जाकर उससे भी बोलेगा कि चलो मैं उसके साथ लड़ाई करता हूँ, सहयोग देता हूँ, मेरे पास टीम है, ये हम राजा के साथ भी कुछ टीम मिले हुए हैं। और जा करके दोनों मिल करके, तीनों मिल करके, मान लो यहाँ पर दो भाग में बट गई सेना, ठीक है, दो भाग में सेना बंटने के बाद ये मिल गया इसके साथ, और इसका टीम मजबूत हो गया इस राजा से भी ज़्यादा। अब ये मिल करके इस पर अटैक करवाएगा, अटैक करके इसको आधा और ये आधा ले लेगा। मतलब ऐसे ही कर करके दो लोगों में झगड़ा करवा करके मिल करके कुछ शर्त रखता था, उससे भी कुछ हथियार लिया करता था, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने फूट डालो शासन करो, मतलब दो राजा को लड़ाई करवाएगा किसी के साथ मिल करके, फिर वो भी बर्बाद कर दिया। मतलब ऐसा रूल लोग रखता था, ठीक है। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। यही रूल लगा करके हम लोग को दास का मतलब होता है एक नौकर के रूप में बना करके रखा, जो हम कहेंगे वही करना है, समझ जाओ। वहां से जाकर के हमारे देश में जो कहेगा वो करना है। कितना हम लोग के राजा मूर्ख थे। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने का बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। जब अंग्रेज नहीं आया था तो आप लोग से हमने बोला भी कि सोने की चिड़िया, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर देखो कृषि प्रधान तो था ही हमारा देश, उद्योग भी था, व्यापार भी था, यातायात भी था, मतलब सब कुछ था। हमारा देश भरपूर, हर चीज से, हर सामान से भरपूर भरा हुआ था, इसीलिए सोने की चिड़िया कही गई। अब इसने क्या किया, वो लोग आया सारा जर्जर कर दिया। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। जब तक वो लोग रहा, हम लोग को सिर्फ शोषण किया था। हम लोग को शिक्षा जो बनाया है व्यवस्था ना, शिक्षा व्यवस्था वो बिल्कुल बर्बाद करके चला गया। आज जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी भी अंग्रेज वाला ही देन है, समझ रहे हो ना, अभी भी सुधार नहीं हुआ है। पहले हम लोग का शिक्षा व्यवस्था लोग बोलते हैं कि बहुत बेहतरीन हुआ करता था, लेकिन क्या करोगे, उन लोगों ने ऐसा दिमाग लगा कर गया हम लोग के देश में कि अभी तक वो दिमाग है, हम लोग को जर्जर कर रहा है। ऐसा हम लोग का देश नहीं था मेरे भाई, ठीक है। अंग्रेजी शासन ने 200 वर्ष, ये 200 वर्ष तक हम लोग को अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं किया। प्रति व्यक्ति, आगे बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या के बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योग का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। मतलब सारा जो उद्योग था, कंपनी था, कृषि पर जनसंख्या मतलब सारे निर्धारित हो गई कि चलो भाई बिजनेस करेंगे तो यहाँ पर कर ज़्यादा लेंगे, तो बिजनेस छोड़ो हम लोग खेती करेंगे। तो खेती से थोड़ी देश आगे बढ़ सकता है, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो भारत का अर्थव्यवस्था है, अंग्रेजों ने शोषण किया हम लोग को, ठीक है। बहुत सारे काम करने से रोका वो लोग, ताकि भारत पीछे हो जाए। अर्थव्यवस्था का अर्थ समझते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था है क्या भाई। इतना देर से हम लोग अर्थव्यवस्था कर रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। आप देखते हो ना कि हम अपने गांव में, अपने शहर में, जहां भी हो अपने देश में, हर लोग कुछ ना कुछ अपने खाने पेट पालने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कुछ भी करने के लिए कुछ ना कुछ हर लोग करते हैं। जो लोग कुछ नहीं करते हैं समझो कि मतलब वो मर गए, इतना समझ लो। आप किसी के घर में जाकर देखो, हर लोग कुछ ना कुछ करते हैं। वो जो करते हैं ना, जितना अच्छे काम करेंगे वही हमारा अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुएं एवं सेवाओं में उत्पादन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहानों में, मजदूर कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल तथा कॉलेजों में एवं वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त क्यों रहते हैं। इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि ये सभी लोग
धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। कोई पूछे कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे बताओ? लिखना, सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्य क्रियाएं पूरी हो सके। हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक व्यवसाय कहलाएगी। आप इतना भी लिख दोगे कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होगी उसको आर्थिक क्रियाएं कह देंगे। बस आप इतना भी लिख दोगे तो आपको आंसर फुल मिल जाएगा, शॉर्ट में आएगा या एक नंबर में आएगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि ये आर्थिक क्रियाएं एक ओर से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं से संपादन करती है तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं को कार्य कर सके। ठीक है। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। कौन कौन? पहला, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रमुख कार्य संपादित करती है? तो दो। कौन कौन? तो पहला, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन करती है। दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। ये तो मान लो कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था के एक अर्थ पढ़ रहे थे, और बहुत सारे विद्वान होते हैं वो लोग अपने अपने तरीके से बहुत सारे बातें कहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो देखो यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित का मतलब क्या है? नीचे दिया गया है। ठीक है। आर्थर लुईस कहते हैं, आर्थर लुईस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। किससे होता है? किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। समझ गए? मतलब जिससे हम अपना जीवन चलाते हैं, अपने परिवार को भोजन पोषण करते हैं, ये सब हमारे क्या एक अर्थव्यवस्था है। मतलब जो काम करेंगे, धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, कृषि करेंगे कि हमारा अर्थव्यवस्था उससे मजबूत बनती है, उसी को अर्थव्यवस्था बोल सकते हो। अब तो अर्थव्यवस्था का अर्थ समझ गए होंगे, इतना तो बुड़बक नहीं है आप। संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का जोग है। इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासियों के मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। आइए हम इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर हम 3 भागों में बांटा जाता है। मान लो हम अपने देश में जो भी काम करते हैं, कृषि में आ सकता है, उद्योग में आ सकता है, व्यापार में आ सकता है, बैंकिंग में आएगा, बीमा में आएगा, परिवहन में आएगा, संचार में आएगा। बस हम लोग इतना ही काम करते हैं, इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हो या अर्थव्यवस्था के ढांचा भी बोल सकते हो। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया मोटे तौर पर। एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र बोल सकते हो। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार से मोटे तौर पर बांटे गए हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। अब आइए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र के बारे में डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे।
सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को भी 3 भागों में बांटा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना एक चार्ट द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। आइए यहाँ पर हमारे देश का अर्थव्यवस्था का एक संरचना है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में देखो इनका 4 भाग है, कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। ये सब जो आपके एग्जाम में इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे भी जा सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को समझाएं। तो आपको याद होगा तभी ना बताओगे। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र के कितने प्रकार हैं, तो याद रहेगा तो बता देना कि 4 होता है भाई, कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आएगा, निर्माण, गैस एवं बिजली। तृतीय क्षेत्र में बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं। अब यहाँ पर उद्योग का भी 4 भागों में बांटा गया है, कुटीर, लघु, मध्यम और बड़े। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कोई बोल दे या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। देखो प्राथमिक क्षेत्र इसलिए कहा गया है कि यदि हमारे लाइफ में हमारा कोई बिजनेस हो या न हो, ठीक है, कोई फैक्ट्री हो या न हो, लेकिन हम प्राथमिक क्षेत्र इसलिए बोला गया कि पहले हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए, धान चावल गेहूं हो जाए कृषि में, साग सब्जी, उसके बाद हम लोग दूध दही बना सकते हैं, मछली उछली खाने वाले मछली लोग खाएंगे, ठीक है, पशुपालन करोगे तो जो नहीं खाते हो वहाँ से खा लेंगे, ठीक है, और जंगल से बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं वो हम लोग खरीद के बोल रहे हैं तोड़ करके खा लेंगे। तो मेन हमारा यही है, प्राथमिक क्षेत्र जो है ना एक कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि हमें कृषि क्षेत्र जो निर्भर देश है वो कभी भी मतलब विनष्ट नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, विनष्ट नहीं नष्ट नहीं हो सकता। जो देश ऐसे ऐसे हैं जहाँ सिर्फ तेल मिलता है, अब बताओ जब यहाँ से हम लोग नहीं भेजेंगे, बहुत सारे देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर देगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है क्या, अरे जो भी हो लेन देन बंद कर देगी तो क्या होगा, बिल्कुल वो लोग मर जाएंगे। लेकिन हमारा जो भारत देश है एक कृषि क्षेत्र वाला देश है, हम लोग कभी नहीं मर सकते हैं। भले ही हम लोग मर्सिडीज BMW नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन खाने से तड़पेंगे नहीं कभी हम लोग, ठीक है। इसलिए भारत को प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा भाई, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। तृतीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र के सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की क्रियाओं का सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। मान लो कि हम लोग को ट्रेन, जहाज बोलते हैं कि जहाज बोलते हैं भाई, जहाज बोलते हैं, ठीक है, एरोप्लेन, तो इन सब चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल, इन सब चीज़ों से हम लोग क्या मिलता है, मदद मिलता है, इसलिए इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्रों को योगदान एक तालिका द्वारा समझाया जा सकता है। यहाँ पर आइए तालिका समझाया है, तालिका समझाया है नहीं, तालिका तो यहाँ पर समझाया था ये वाला, ठीक है। अब देखो नहीं यहाँ तालिका समझाया भाई, यहाँ दिया है, क्या दिया है, ये है हमारा क्षेत्र 3 प्रकार के। 1901 में क्या स्थिति था इनका, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का। 1947 में क्या स्थिति था और 2007 में क्या है। अब 2024, 25, 26 में क्या है, अब वो हम लोग कभी देखने को बुक जब नया आएगा तब मिलेगा, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में 1901 में 63.6 था और 1947 में 58.7 था, 2007 में 22। अब आपको सर तो बहुत बुरी बात हुई, घट रही है, देखो अच्छी बात हुआ, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग को क्या आता है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, इन सब चीज़ों से हमारा देश आगे नहीं जा सकता। देश को आगे लेकर जाना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। भले ही सब कुछ ठप हो जाएगा तो हम लोग जी खा लेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम लोग को भी बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है
कि पहले हम लोग कृषि पर ज़्यादा डिपेंड थे, फिर कुछ और कम हुए, अब तो और कम हो गए, और अभी के डेट में तो बहुत कम हो गए होंगे। द्वितीयक क्षेत्र कितना था भाई? 12.7 था। धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 22 तक चला गया। तृतीयक क्षेत्र देखो 23 था, अब 27 हुआ 1947 में, अब तो 56 हो गया, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। यदि अंग्रेज हम लोग को नहीं लूटा हुआ था तो आज हम लोग के पास कितना संपत्ति होता, समझ नहीं सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग को बातें समझ में आ रही है? कोई बोरिंग तो फील नहीं कर रहे हो ना? भाई मजा आएगा, पढ़ो ना सही से, मजा आएगा, बहुत सारे नए नए चीज सीखोगे। तालिका 1.1 से स्पष्ट है कि आजादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7% था, जो घटकर अब केवल 22% रह गया है। अब तो और कम हो गया होगा, क्योंकि 2007 तक ही दिया है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 14.3% था, अब वह बढ़ करके 22% हो गया है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 27 था, जो अब बढ़ करके 56% हो गया है। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, मतलब देश आजाद होने के बाद, विकास के क्रम में भारत क्रमशः समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। मतलब विकास हमारा देश कर रहा है। ठीक है, चलिए अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ते हैं। आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कौन कौन भाई? पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में आते हैं। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या वाला भाई? समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। उसमें कौन कौन आएगा? चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों से भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है। अब तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो हमारा भारत देश है वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्या है? क्या है? अभी आपने पढ़ा ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चीन और क्यूबा क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास के तरह होता है। जिस तरह एक पौधे का क्रमशः विकास होते जाता है और परिपक्वत्व की स्थिति में उसके फल, डाली आदि का उपयोग मानव हित में होता है, ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था का विकास की कहानी कह सकते हैं। मान लो कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था की कहानी किसे बोलोगे, तो क्या कहोगे? भाई जो अर्थव्यवस्था में कभी बढ़ोतरी कभी घटोतरी, जब कृषि कभी बढ़ा, कभी व्यवसाय कभी बढ़ा, तो इन सब चीज़ों को बढ़ते घटते को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था विकास की कहानी कहेंगे। अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश भारत के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना होगा। मान लो अर्थव्यवस्था का विकास देखने के लिए ये कैसे पता चला कि हमारा अर्थव्यवस्था सुधर रही है नहीं सुधर रही है? हम जो लोग हैं 140-145 करोड़, उन सबका आय बढ़ना चाहिए, तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर पाएगी। वो आय कैसे बढ़ेगा भाई? जब हम लोग काम करेंगे, दूसरों देशों से पैसा आएगा, तब ये बात हो सकती है, हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। कृषि हम लोग बहुत अच्छा से उत्पन्न करेंगे, उसको बाहर के देशों में बेचेंगे, तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित 2 स्थितियों का विवेचन करेंगे, जो दोनों ही पारस्परिक सहयोगी क्रियाएं हैं। पहला है कि आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। तो आइए हम सबसे पहले आर्थिक विकास के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद मौद्रिक विकास भी पढ़ेंगे।
पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे जो आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होता है। इसके पहले जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास है क्या। आइए हम आर्थिक विकास क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद था। मतलब आर्थिक विकास का कोई परिभाषा पूछे तो अपने अर्थशास्त्रियों जो थे ना, बड़े बड़े अपने तुरम खान, वो सब अपने में क्या करते थे, मतभेद थे, मतलब लड़ाई झगड़ा के चक्कर में पड़े रहते थे। इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है। वो लोग कोई एक बढ़िया परिभाषा दिया तो दूसरा काट दिया, ऐसे लोग मतलब मतभेद करते थे अपने आप में। फिर भी आप इसकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा को जान लें। रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति के वृद्धि के दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। आइए, मेयर एवं वाल्डविन ने बताया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, दिख रहा है सबको। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता तथा ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है। अब देखिए, आर्थिक विकास को जान लेने के बाद अब आप ये भी जान ले कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। ये जानना जरूरी है ना कि भाई आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों में क्या प्रगति में अंतर है। तो सामान्य आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों का एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों बीच का अंतर किया जाने लगा है अभी के डेट में। ठीक है, श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। जो देश विकसित कर गया है वहां पर हम लोग आर्थिक दृष्टि मतलब आर्थिक को यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, आर्थिक। समझ रहे हो ना। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाएगा, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है। देखो, जो देश विकासशील है मतलब अभी जो विकास कर रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, विकास का। ठीक है, मतलब विकास में लगा हुआ है। और जो विकास कर गया है, वृद्धि कर गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो देश विकसित कर गया वहां पर वृद्धि बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। जो देश विकसित कर गया है वहां वृद्धि का उपयोग होगा। जो देश अभी बहुत जोर शोर से विकासशील कर रहा है वहां पर हम विकास का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। मतलब जो देश विकसित कर गया, जैसे अमेरिका विकसित कर गया, वहां पर हम लोग ग्रोथ या वृद्धि भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा भारत अभी विकासशील में है तो हम लोग इसको विकास बोल सकते हैं। ठीक है, अब विकास किसी का नाम होगा तो ये मत सोचना अक्सर हम ही को। ठीक है, इसी तरह मेडिसिन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया है कि धनी देशों में, धनी है, धनी मतलब रिच, धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में, निर्धन मतलब गरीबी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास, मतलब गरीबी से जब अमीर बनोगे तो आपको विकास कर रहा है, ये बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जहाँ तक आर्थिक प्रगति की बात है कि यह एक व्यापक शब्द है। इसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जा सकता है। इससे आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल रहते हैं। प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग होता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सच पूछा जाए तो विकास शब्द में वृद्धि शब्द का अर्थ ही निहित है। अतः आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में कोई खास अंतर नहीं है। ये सब अंग्रेज जो करता है ना भाई,
वो लोग कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। वो बहुत मतलब क्या बोले, देखो भारत के जैसे लोग जो होते हैं ना, इतना ईमानदार, इतना अच्छे लोग कहीं होते नहीं हैं, कितना समझ लो, ठीक है। वो लोग जिसमें प्रॉफिट दिखता है ना, अमेरिका, आप लोग को लग रहा है कि बहुत अमीर है, लेकिन ऐसा नहीं है, अमेरिका बहुत खराब देश है, आप लोग के इतिहास में कभी पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रगति में कोई खास अंतर नहीं है। इन तीनों के व्यवहार में एक ही जैसा समझा जा सकता है। प्रो-लिविस की प्रो-लिविस की भी यही राय है, मतलब बाकी लोग अपना अपना सब राय दे रहा है, लेकिन प्रो-लिविस ने कहा कि देखो कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, वृद्धि कहो विकास कहो बात एक ही है, आप बस समझो कि विकास कर रहा है तो विकास बोल सकते हो, वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि, ऐसा कोई खास अंतर दोनों में नहीं है। लेकिन अंग्रेज अलग ही अपना रूप देगा भाई, कि जो देश विकसित कर गया उसको वृद्धि कहो, ग्रोथ कहो, और जो देश अभी विकास में है, मतलब अभी बढ़ रहा है, उसको बस आप विकास बोल सकते हो, ठीक है। चलो, अब आप आर्थिक नियोजन के बारे में जान सकते हैं, जिसके द्वारा आर्थिक विकास होता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों को नियोजित, समन्वय एवं उपयोग करना है। भारत में एक योजना आयोग है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। भारत में योजना आयोग का संगठन 15 मार्च 1950 की किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और अभी वर्तमान में भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है, लेकिन अभी हमारे मोदी जी हैं, ठीक है। ये पहले किताब लिखा गया है ना 2007 के पहले, तो इसलिए सब मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे, तो मनमोहन सिंह को यहाँ पर नाम दिया गया है। लेकिन कुछ भी कहो, एक बहुत ही आप लोग को इंपॉर्टेंट सूचना बता देते हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं तो मनमोहन सिंह को सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मानता हूँ, ठीक है, मोदी जी से भी, मतलब मोदी जी है तो मोदी जी को तो मैं अच्छा मानता हूँ, लेकिन मनमोहन जी जैसा इंसान थे उनसे अच्छा नहीं है मोदी जी। क्यों? क्योंकि भारत को आगे बढ़ाने में पूरा का पूरा श्रेय किसका है? ये मनमोहन सिंह जी का है। 1990 में भारत बिल्कुल मतलब बिक गया था। यही इंसान जो है ना, कर्ज लेकर के और देश को आगे बढ़ाया, जो आज हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, इन्हीं के वजह से हुआ है। मनमोहन सिंह बहुत ही एक बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, और जो ये जो बुक पढ़े हो ना, इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का वो ज्ञाता थे, और जिनको इकोनॉमिक्स पता है, जिनको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बढ़ गया, समझो कि वो अमीर बन गया। तो मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किया है, बहुत माइंड वाले आदमी थे, बिल्कुल कुछ बोलते नहीं थे, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी भी ठीक हैं, लेकिन यदि कंपेयर करोगे तो ये आगे हैं, बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा। हम नहीं बोल रहे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं कि बहुत महान आदमी है, ठीक है ना। चलो, अच्छे हैं तो आपको थोड़ा बता दिए। योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों के विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। अर्थात भारत अभी तक अपनी 10 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी कर चुका है, तथा अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास कर रहा है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है, अब और आगे बढ़ रहा होगा। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। भारत में नियोजन मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि और उद्योग को आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। भारत के नियोजन को एक तालिका 1.2 द्वारा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1.2 द्वारा समझाया गया है। यह है योजना और यह है समय। पहली पंचवर्षीय योजना 1991 से 1956। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो आप कहोगे 1991 से 1956, ठीक है। ऐसे ही दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसमें कुछ थोड़ा बहुत दिया गया है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान है कि पहली पंचवर्षीय योजना ये था, दूसरी 56 से 61 था, उसके बाद तीसरी नहीं दिया गया है, मतलब ऐसे ही 5-5 साल के इंटरवल था, ठीक है ना। चलिए, ये समझ गए। अब हम पढ़ेंगे मौद्रिक विकास क्या है। वर्तमान
21वीं शताब्दी में मनुष्य अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य के कठिन परिश्रम करना पड़ा था। ठीक है, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु लेन देन कर अपने आवश्यकताओं को पूरा करते थे। अब मुद्रा क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मुद्रा मतलब जो रुपया आप पढ़ते हो ना अभी, ये रुपया पहले भारत देश में नहीं था। पहले क्या था भाई, पहले के ज़माने में कि मान लो आपके पास आलू है और हमें दूध लेना है, तो जिसके पास दूध है ना उसके पास जाएंगे। अब दूध वाले भैया को आलू की ज़रूरत है तो मैं उनको आलू दे दूंगा, वो हमें दूध देंगे, तो दोनों लोग का काम हो गया। मतलब वस्तु फेरबदल हुआ करता था और उससे हमारा काम चलता था। आज के ज़माने में क्या हो गया, पैसा हो गया। तो पहले की अपेक्षा अब की अपेक्षा में बहुत फर्क हो गया। मान लो कि आपको कहीं घूमने जाना है, तो मान लो वहाँ पर कुछ खाना है तो आपको चावल लेकर जाना पड़ेगा या कुछ सामान लेकर जाना पड़ेगा, जो वहाँ पर देंगे वो फिर खाना देगा, फिर खाएंगे, वो सामान हमसे लेगा। अब तो आराम से पॉकेट में पैसा रखो, एटीएम रखो, आप फोन पे गूगल पे आ गया, अब कितना आराम हो गया सोचो। ठीक है, अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वह अवस्था आर्थिक विकास के प्रारंभिक अवस्था थी, मतलब स्टार्टिंग में वो सब बात हुआ करती थी। क्योंकि उस समय मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकता दोनों ही कम थी। उस समय मतलब आवश्यकता भी हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, आज तो हर चीज़ चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो कम आवश्यकता थी तो सुकून से हम लोग जी लेते थे। ठीक है, इसलिए वस्तुओं के लेन देन आदान प्रदान की उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाया करती थी। अब ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में वो युग आ जाएगा तो जीना इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन उस टाइम में लोग बहुत सच्चे थे, अच्छे थे, ईमानदार थे, अच्छे से आप लोग जी लेते थे। ठीक है, लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई और उसकी जनसंख्या बढ़ने के कारण अब छोटे से कस्बे से बढ़ करके बड़े गांव एवं क्षेत्र में मनुष्य का फैलाव होने लगा। इसी स्थिति में मनुष्य के सोच के आधार पर विनिमय का एक सामान्य इकाई मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब जब ये सब चीज़ें पहले थी, जरूरत बढ़ी, तो फिर हम लोग एक मुद्रा लाए। मुद्रा मतलब रुपया, मनी। ठीक है, अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा द्वारा विनिमय की क्रिया होने लगी। अब देखने रहो, पैसा से पैसा होता है। अब तो फोन पे गूगल पे, अब तो देश बहुत आगे चला गया भाई। अब बातें छोड़ो। ठीक है, अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा द्वारा विनिमय की क्रिया होने लगी। अब दूर दराज क्षेत्रों से भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तुओं के बंडल को ले जाने की जरूरत नहीं है, पहले ढो करके ले जाना होता था। ठीक है, क्योंकि मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा। अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए एक सरकार का अभ्युदय हुआ। सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। अगेन, अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अब लोगों मुद्रा से ही हल्की चीज की आवश्यकता महसूस करने लगे। ये बहुत बड़ा चीज है भाई। पहले के जमाने में कितना कठिन परिश्रम करना होता होगा मेरे दादा परदादा को, आज तुम खुद सोच सकते हो। आज आपको 10 किलो अनाज आपको सर पर रख करके कहा जाएगा जाओ मार्केट में 10 किलोमीटर, तो आप थक जाओगे, लेकिन उस टाइम में लोग ऐसा करते थे। ठीक है, चलो कोई नहीं, देश बढ़ेगा नहीं भाई, पीछे थोड़ी रह जाएगा। फलतः देश की सरकार के आधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण किया जाने लगा, जिसे हम चेक के रूप में भी आजकल पैसा लेते हैं। इसे एक व्यक्ति का संस्था दूसरे व्यक्ति का संस्था के नाम जारी करता है और सरकारी आधिपत्य से स्थापित बैंकों द्वारा पैसों का आदान प्रदान होता है। बैंक भी आने से हम लोग को बहुत हेल्प मिला है, समझ रहे हो ना। यदि मुद्रा आया तो बैंक चाहिए, बैंक आ गया तो और आसान हो गया, सब लोग का विश्वास हो गया। शुरू में तो विश्वास भी नहीं होता होगा बहुत लोगों को, भाई ये क्या है सब, मतलब हम नहीं जानते हैं। जैसे अभी होता है ना, कोई नया नया चीज़ आता है तो बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं नहीं नहीं हम ना मानेंगे, ये सब क्या है। लेकिन धीरे धीरे वो सब लोग ढल जाते हैं। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है, बिल्कुल, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर से आजकल सारे काम ही हो रहा है, गूगल पे सारा चीज़ है। यह मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार के परिणाम है, और ये भी कौन किया है, मनुष्य ही किया है भाई। जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है,
हम लोग हमसे भी कंप्यूटर ज़्यादा बातें को याद रखता है कि नहीं रखता है? रखता है। बिजली से चलने वाला यह मशीन जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पर पैसों के आदान प्रदान को भी सहयोग देता है। कंप्यूटर कैसा होता है? चित्र 1.1 में दिखाया गया है। ये 2007 की बात है, लेकिन आज हमारा 2025-26 चल रहा है भाई, तो समझो कि कंप्यूटर तो घरे घर में है। आजकल कंप्यूटर सूचना शिक्षा एवं ज्ञान का सर्व सुलभ साधन हो गया है। प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले बड़ा कंप्यूटर लोगों के उपयोग में था, अब तो हाथ में आ गया है, एक मोबाइल में भी आ गया है। लैपटॉप काफ़ी प्रचलन में है। उस टाइम 2007 से पहले लैपटॉप भी आ गया था, लैपटॉप प्रचलन में भी हो गया था। कंप्यूटर तो बहुत पहले बड़ा हुआ करता था, लेकिन आजकल इतना युग बदल रहा है कि मतलब अब क्या ही बताएं, आप लोग खुद जानते हो, ठीक है, बच्चे थोड़ी हो। मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं। मोबाइल में भी कंप्यूटर का काम करते हो आप लोग। लेकिन 2007 में जब ये बुक बन रहा होगा, उस टाइम में जानते हो, उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये सब मोबाइल नहीं देखने को मिल रहा होगा। मोबाइल तो 2012 के बाद में हमारे देश में छाया, और जब से जियो आया तब से और बेहतरीन से छा गया, सबके हाथ में मोबाइल आ गया। नहीं तो नहीं होता था भाई, मोबाइल किसी किसी के पास होता था, ठीक है। जब मैं पढ़ता था 2017 में, मैं 12 का एग्ज़ाम दिया था, तब तक मेरे पास मोबाइल नहीं था। 18 में मैंने कहीं और गया तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो 18 में मतलब मेरे पास घर से मोबाइल नहीं मिला था, किसी ने हमें गिफ्ट की थी, मतलब समझ रहे हो ना, कहाँ कोई हमको दिया था, ठीक है। तो वहाँ से मतलब घर से चुपे चोरी मोबाइल चलाया करते थे, ठीक है। तो 18 में हम लोग को मोबाइल मिला है, वो भी चुपे चोरी, समझ रहे हो। तो उसके बाद लेकिन 18 के बाद 19-20 में तो सबके साथ सबके घर में मोबाइल हुआ, क्योंकि जियो आ गया था, ठीक है। यह सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण संभव हो सका है, ठीक है। आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यांत्रिकी चिन्ह के माध्यम से पैसों का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा है। ये प्लास्टिक जानते हो किसको बोल रहा है? एटीएम को बोला जा रहा है। आज से 2007 में 8 में एटीएम का कोई मतलब, हम लोग तो एटीएम देखने के बात ही छोड़ दो भाई। उस टाइम किसी किसी बड़े बड़े लोगों के पास एटीएम हुआ करता था, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है कि प्लास्टिक मतलब एटीएम, ठीक है। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसा लेन देन करता है, मतलब एटीएम से, बैंक की कोई जरूरत नहीं है, जाओ एटीएम में मशीन से पैसा निकल कर लाओ, ये बात कहा जा रहा है। तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति प्लास्टिक यांत्रिकी संकेत के किसी भी समय बैंक को एक चिन्हित स्थान से किसी भी समय पैसा निकाल सकता है। ये सारी क्रियाएं बिजली के संचालित कंप्यूटर द्वारा होता है। बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है, उससे हम क्या बोलते हैं? एटीएम कहते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसी तरह आपने देखा कि किस तरह पहले के अदला बदली युग से हम लोग मुद्रा के युग में प्रवेश किए, और आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली के चेक युग में भी आगे कोर बैंकिंग तथा एटीएम के युग में प्रवेश कर गए हैं। अब तो फोन पे, गूगल पे आ गया है। एटीएम के अलावे हमें आज डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड का भी सुविधा प्राप्त होता है। इसे भी हम आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया कहेंगे। और जब से यूपीआई आ गया ना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और आराम हो गया हम लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं का सेवाओं में मौद्रिक मूल्य के योग के राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। मान लो कि जिस देश में राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा उससे हम कौन सा देश बोलेंगे? विकसित देश बोलेंगे। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे पहले उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसतन आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है
वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। फॉर्मूले के रूप में यहाँ दिया गया है। देखो, जब भी आपको प्रति व्यक्ति आय निकलना होगा, मान लो अपने देश की हम लोग 140 करोड़ है ना लगभग, तो प्रति व्यक्ति आय जब निकलना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय मतलब भारत में टोटल कितना पैसा है, भारत के पास सभी लोग को मिलाकर के टोटल कितना पैसा है ऊपर रखेंगे, और टोटल जो 140 करोड़ लोग हैं उनको नीचे भाग दे देंगे ना, तो प्रति व्यक्ति आय हमारा निकल जाएगा। समझ गए? तो कोई पूछे कि प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय बाई कुल जनसंख्या। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है, वह विकसित देश कहलाई। देखो, जो 2006 के अनुसार मतलब 2004 में सब जिनके पास 4,53,000 रुपये एक व्यक्ति के पास, ठीक है ना, जिन देशों में एक व्यक्ति के पास 4,53,000 रुपया हुआ करता था, समझो कि उसको किस देश में किसके रूप में लिया गया, उस देश को विकसित देश कहा गया। 4,53,000 जिनके पास था 2004 में, उस टाइम उसको विकसित देश माना गया। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 था, 37,000 रुपये प्रति वर्ष इससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया। जिनका मान लो सिर्फ 37,000 रुपया है, कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, जिनके पास 37,000 रुपया था या उससे कम था, उसको किसको निम्न आय में घोषित कर दिया गया या उसको विकासशील कहा गया। भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है। भारत किस में आता है? निम्न वर्ग के देश में आता है। भाई सब लोग मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का भी विकसित देश में एक दिन होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन विकासशील में तो है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल कितना था, 28,000 ही रुपया प्रति था। आज बढ़ गया होगा। ठीक है, कुछ चयनित राज्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है, बिहार का तो और कम है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट होता है। आइए देखते हैं। 2000 से 2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय 3 देशों में तुलना किया गया है। पंजाब का था 26,000, केरल का था 22,800 और हमारे बिहार बेचारा का सिर्फ और सिर्फ 5,700 था। आज तो और इन लोगों से पीछे हो गया होगा। तालिका 1.3 से स्पष्ट होता है कि इन 3 राज्यों में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो इन तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम में माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेचारा बिहार बहुत पीछे है। भाई हम लोग बिहारी हैं, मेहनत करो यार, तभी तो हमारा भी एक कभी ना कभी नाम होगा। लेकिन क्या करो, हमारे यहाँ का सरकार ही ऐसी है। मानव विकास सूचकांक, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयारी की गई। पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था कि UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट HDR विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जहां तक मानव विकास सूचकांक HDI का प्रश्न है तो इसके 3 सूचक है। कौन कौन सूचक है भाई? जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। फॉर्मूले के रूप में पढ़ेंगे तो HDI का जो फॉर्मूला होता है, जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि HDI का फॉर्मूला क्या होगा भाई? जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, तीनों क्या करना होगा? जोड़ना होगा, तब हमारा HDI निकलेगा, मतलब मानव विकास सूचकांक। HDI तीनों सूचकांकों औसतन होता है। पैमाने पर सभी देशों को HDI दर 0 से 1 होती है। भारत तथा उसके पड़ोसी देशों की 2004 की मानव विकास रिपोर्ट में निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जाता है। देखो यहाँ पर दिया है। देश नॉर्वे जो है ना, HDI मूल्य 0.965 और HDI क्रम 1 है। ऑस्ट्रेलिया का 3 है, श्रीलंका का 93 है
और पाकिस्तान का 134, भारत का 126, चीन का 81 और बांग्लादेश का 137। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार, चूंकि 2006 में 177 देशों के लिए एचडीआई की गणना की गई थी, इसमें भारत का जो एचडीआई मूल्य 0.611 है, देख लो 0.611 है, तथा इसका क्रम क्या है भाई, 126 क्रम पे है। इसका मतलब है कि भारत में मानव विकास मध्यम स्तर का है। लिंग विकास सूचकांक जीडीआई की दरों में भारत में 2000 में 125वें क्रम में, 2004 में 96वें क्रम पर आ गया था, 2004 में 96, और आज तो और आगे बढ़ गया क्योंकि हमारा भारत विकास कर रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे है, और भारत जैसे बड़े देश विश्व के इतना भी नीचा क्रमांक है, लेकिन आज हमारा श्रीलंका बहुत पीछे हो गया है, भारत हमारा बहुत आगे हो गया है। भारत के ऊपर अब डिपेंड है श्रीलंका। किंतु भारत में विकास की क्रिया में तेजी आने के कारण अब स्थिति सुधरने लगी है, और अब और सुधर गई है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, महाराष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट की मानव विकास की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया। मतलब आज की बात नहीं हो रही है, जब हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जो मुख्यमंत्री थे वो 2002 में इसके योजना आयोग तैयार किए थे। उस रिपोर्ट को किसको मिला था, तत्कालीन प्रधानमंत्री को 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में जारी किया गया था। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना आकर तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। इसी पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट एनएचडीआर में 1981 से 1991 तथा 2001 के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में एचडीआई मूल्यों का अनुमान लगाया गया था कि इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का रैंक सबसे नीचे था। लेकिन सब आगे बढ़ गया, सिर्फ मेरा बिहार पीछे रह गया। निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक निर्धनता का परंपरागत निर्धनता अनुपात के काफी मिलता जुलता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचकांक में कमी आई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इससे भी मामूली कमी आई है। समझ जाओ। उपभोक्ता व्यय क्या है? उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। देखो धीरे धीरे भारत है आगे बढ़ ही जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन भारत हमारा बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, और आने वाले समय में बढ़ ही जाएगा। बिहार के विकास की स्थिति, बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। यही बिहार है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर ने शांति का संदेश यहीं दिया था। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गोविंद सिंह, बाबू बीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ था। देखो बिहार में बहुत बड़े बड़े लोगों का जन्म हुआ है, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से काम स्टार्ट किए हैं। अब देखो महावीर शांति का संदेश यहीं से दिए थे। गौतम बुद्ध जो थे यहीं पर उनको ज्ञान मिला था। गुरु गोविंद सिंह, बाबू बीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो अशोक और चंद्रगुप्त और जो शेरशाह है हमारे यहाँ ही है। शेरशाह का मकबरा है हमारे पास ही, हमारे पास नहीं है, हमारे जहाँ रहते हैं ना बगल में ही है, ठीक है। बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल फूंका था। बिगुल जानते हो, शंख नहीं, बिगुल अलग होता है। मतलब यहाँ से उन्होंने चंपारण आंदोलन को मतलब शुरुआत की थी, ठीक है। बिहार में लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जो कि बहुत बड़े लोग हैं।
मतलब बहुत हमारे देश के लिए जयप्रकाश बहुत बड़ा काम किए हैं। लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म भी इसी बिहार में हुआ था। अब ये जो लोक गीतकार भिखारी ठाकुर हैं, ये भोजपुरी में गाना गाते थे और बहुत ज़बरदस्त सिंगर थे मेरे भाई। आज के सिंगरों से बहुत आगे, ऐसे नहीं किताब में नाम आया है, समझ गए। लेकिन वहीं बिहार आज कई तरह की समस्याओं का शिकार है। सोचो, इतना बड़े बड़े लोगों को देने के बाद भी बिहार अभी पिछड़ा ही हुआ है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है? आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन का कुछ प्रमुख कारण है जो इस प्रकार दिया गया है। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में सब लोग 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे पैदा करते हैं। तो जब इतना बच्चे पैदा होंगे तो फिर उनका खर्च नहीं जुटेगा, तो फिर धीरे धीरे गरीब बन जाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सके आप लोग जब शादी करना, आप लोग पढ़ लिख रहे हो तो 1, 2, 3 लास्ट मतलब 2 या 3 तक आप लोग ख़त्म कर देना। ठीक है ना, अभी शादी नहीं हो रहा है, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है अभी टाइम है, पढ़ो अच्छे से। नहीं पढ़ोगे तो शादी करोगे फिर तुम भी गरीब बनोगे। इसलिए मेहनत करो, पढ़ो और शादी अच्छे से करना, बहुत अच्छी लड़की से करना, बहुत अच्छे लड़का से आप लोग करना, लेकिन अच्छे से पढ़ लिख करके अच्छा इंसान, अच्छे बड़े इंसान बन करके करना। तो आपके जो बच्चे होंगे उनको सब कुछ अच्छे से फैकल्टी मिलेगी, उन लोग को पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगा। आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, उन लोग को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना, अच्छे स्कूल में भेजना, तो पढ़ोगे तभी ना होगा। शादी का सपना नहीं देखो, पहले खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद अच्छे बड़े इंसान बनो। ठीक है, तो बिहार का पिछड़ेपन का कारण क्या है भाई? जनसंख्या पर कंट्रोल करना होगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो गरीबी तो रहेगी रहेगी। ठीक है, बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी होता है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा के कम है। लेकिन आज के ज़माने में कुछ कुछ सुधर रहा है। सड़क तो बन गया, बिजली गांव गांव में आ गया, सिंचाई भी अब ठीक ठाक हो रहा है और शिक्षा भी अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई होने लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे आकर के आने वाले समय में सब कुछ सुधर जाएगा। इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। तीसरा है कृषि पर निर्भरता। मतलब कृषि मतलब खेती पर निर्भर रहोगे तो उतना थोड़ी आगे जा सकते हो, क्योंकि हमारे पास उतना खेत भी नहीं है। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है। इसके चलते उपज कम होती है, ज़मीन भी कम है, लोग ज़्यादा हैं, ज़मीन कम है, तो कैसे किसान खुश रहेंगे। बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बाढ़ और सूखा दोनों हमारे यहाँ आता है। बिहार के खासकर उत्तरी बिहार में जाओगे, जो नेपाल के साइड पड़ता है, जल में क्या होता है, नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ आना बिहार में तय है। पिछले साल 2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने आया था। इससे कितने जान माल की क्षति हुई थी। इस साल 2009 में भी नेपाल से आए जलमल की बागमती नदी से बाढ़ देखने को मिला। इसके आसपास इलाके में सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगहों में फसल की काफ़ी बर्बादी हुई। ठीक है, जो यहाँ पर देखो दिखा रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, बुक ऐसा छपा है लोग, बट कोई नहीं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर देख लेना सर्च करके। इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो कि चित्र में देख सकते हो। तो कहीं बाढ़ ही आ गया, कहीं अकाल ही पड़ गया, तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? प्रॉब्लम ये भी हो जाती है। ठीक है, इस तरह अपना बिहार बाढ़ तथा सूखा दोनों के चपेट में एक साथ रहता है। तीसरा औद्योगिक का पिछड़ेपन। मतलब हमारे यहाँ उतना बिजनेस भी लोग नहीं करते हैं, फैक्ट्री भी नहीं बैठाते हैं। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योग का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र के बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड में चले गए हमारे देश से। बट जब देश हमारा जो बट गया, देश बोल रहे हैं, जब हमारा राज्य बट गया तो सारे सारे कहाँ चला गया? झारखंड में। झारखंड अमीर बन गया, हम लोग गरीब रह गए।
इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य रह गई है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसतन के आधे से भी कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता का दुष्टक चक्र है। ठीक है, अगला है, अब यहाँ पर पता नहीं कौन सा दिया है, मेरे को पता नहीं चल रहा है, लेकिन कोई भी विधि व्यवस्था हो, मतलब इसको मैं पढ़ता हूँ, आपके बुक में जो दिया होगा पढ़ लेना। ठीक है, किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्य व्यवस्था जरूरी होती है, शासन विधि व्यवस्था होगा। ठीक है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहा था। इस तरह खराब विधि व्यवस्था के बिहार में पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण बन गया। जब मान लो शासन व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा, पुलिस लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे, सरकार अच्छा से काम नहीं करेगी, तो कोई फैक्ट्री लाएगा? नहीं ला सकता। लेकिन अब हमारे बिहार में भी धीरे धीरे फैक्ट्री लगने लग गया, तो बिहार आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। अब देखो बिहार की स्थिति, जनसंख्या 2001 में इतना थी, भारत में 102 करोड़, तो 102 करोड़ में बिहार की जनता इतना है। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है? पूरे देश का 1.9% बढ़ रहा है, तो बिहार में 2.5% बढ़ रहा है भाई हर साल। तो पूरे देश में इतना ही रख रहा है मायने, समझ रहे हो। साक्षरता के दर क्या है? 47 है, और पूरे देश में 65 है, मतलब अभी भी कम है ना। साक्षरता पुरुष 60 है, और पूरे भारत में 75 है, यानी कम है। साक्षरता स्त्री बहुत कम है पुरुष की अपेक्षा। वार्षिक विकास दर 2.7 है, भारत में 6 है। कृषि विकास दर 1.5 है, भारत में 2.7 है। कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता 73%, भारत में 60% लोग रहते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या इतना है, और भारत में इतना ही है। प्रति व्यक्ति आय 3948 है, और भारत में पूरे 13,226 है। कहने का मतलब है कि बाकी देश को मिला करके एवरेज बना है, और सिर्फ मेरा बिहार का एवरेज ये बना है, देखो कितना पीछे है। ठीक है, चलिए, तत्कालीन राज्यपाल ने राष्ट्रीय विकास परिषद में 27 जून 2005 को अपने अभिभाषण में बिहार के आर्थिक स्थिति को जो लेखा प्रस्तुत किया था, वह उपरोक्त तालिका से स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिहार में आर्थिक विकास की गति काफ़ी धीमी है, किंतु वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के आंकलन में जहां घरेलू उत्पाद GDP 2003 से 4 में नकारात्मक 5.15% था, वहीं 2004 से 5 से 2008 से 9 के बीच सकारात्मक, मतलब बढ़ रहा है। 11.5.15 से 11.03% हो गया, जो अब और आगे बढ़ गया होगा। जो देश सबसे तेजी से विकास कर रहे गुजरात से कुछ अंकों से दूसरे नंबर पर आ गया। गुजरात का उपरोक्त अवधि में विकास दर 11.05% रहा, जबकि बिहार में 11.03% रहा है। बिहार के विकास के इस गति को कुछ अर्थशास्त्रीय आश्चर्य के अर्थशास्त्र भी कहते हैं। बिहार के पिछड़ेपन करने के लिए आर्थिक विकास की गति को तेज करके ही बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना काफ़ी जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा लोग रहे ना, तो बड़ा राज्य है, बड़े लोग हैं, बड़े लोग नहीं है, ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, ज़्यादा लोग हैं, तो हमारे भारत देश को विकास के लिए बिहार को विकास होना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने किसने बोला? अब्दुल कलाम जो ना, APJ अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे कभी, उन्होंने ये बात बोला था कि यदि भारत को विकास चाहिए तो बिहार को भी विकास करना पड़ेगा। बिहार देश का एक बड़ा राज्य है, और इसके विकास के गति में तेजी आने से भारत का विकास भी संभव होगा। बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए सकते हैं। कौन कौन भाई? पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम में लागू किए जाए। इसके लिए राज्य की जनता तथा खास करके महिलाओं को शिक्षा का प्रचार दिया जाए या किया जाए। ठीक है। दूसरा, कृषि का तेजी से विकास में कृषि जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए।
उत्तम खाद उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। इस तरह कृषि का तेजी से विकास का बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तीसरा, बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है, जान माल की काफ़ी क्षति होती है। उत्तरी बिहार को अधिकांश नदियों हिमालयों से निकलती है, इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण का सफल बनाया जा सकता है, नियंत्रण को सफल बनाया जा सकता है। दुर्भाग्य से बिहार का दूसरा भाग सूखे की चपेट में रहता है, अतः सिंचाई की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कर इसे सुखद स्थिति में छुटकारा पाया जा सकता है। मान लो एक तरफ बिहार में बाढ़ आ जाती है, तो उसको बाढ़ को रोकने के लिए नेपाल सरकार से बात करके एक सफल योजना बनाया जाए और उस पर काम किया जाए। और एक तरफ जो सुखाड़ हो जाती है तो ऐसा एक व्यवस्था किया जाए जिससे नहर से पानी की सिंचाई के लिए नहर को व्यवस्था कर दिया जाए किसानों को, तो खेती हमारा जो कृषि होगा वो बढ़ेगी। बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, लेकिन अब तो हो गया, पहले की बात, बुक तो पहले का है ना, लेकिन आज हमारा बिहार सुधर गया है। अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़ सके। बिहार से झारखंड के अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया था। मुख्यतः चीनी मिलें बिहार के हिस्से में रह गई थी, ठीक है, जो अधिकतर बंद पड़ी थी। अब मान लो जो चीन मिल था, मतलब बिहार में बहुत सारा चीन का मिल, चीनी जो बनता है ना चीनी, उसका बहुत सारा मिल था यहाँ पर, अब वो भी क्या हो गया, बहुत सारा बंद हो गया। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश विभिन्न भागों से तथा विदेशों में पूंजी निवेश लाने से अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वर्तमान में जर्जर अवस्था को उद्योग के पुनर्विकास किया जा सके। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाए। बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। पांचवा है कि स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। प्रशासन को ईमानदार होना चाहिए। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन जरूरी है। आठवां है कि केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों के हस्तांतरण की जरूरत है, ठीक है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व के राज्यों को विशेष सहायता मिलती रहती है। चूँकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जा रहा है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होने के बाद खनिज बहुमूल्य क्षेत्र झारखंड में चले गए और बिहार के पास केवल उर्वरक भूमि तथा कुछ उद्योग रह गए। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता है, सिंचाई की सुविधा का अभाव है, जनसंख्या में तेजी वृद्धि है तथा गरीबी जैसी अनेक समस्याएं से यहाँ उपस्थित है। सब चीज़ यहाँ पर है, इसीलिए तो बिहार पीछे है। अक्सर बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहता है, समझ रहे हो, तो दक्षिणी भाग सूखा से ग्रस्त रहता है। पिछले साल 2008 में कोसी की भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य के साधनों इत्यादि विकास के लिए अधिक धन की जरूरत है। समझ गए। तो बिहार को मतलब भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि कुछ इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पैसा दिया जाए ताकि बिहार को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पर फैक्ट्री बैठाया जाए, उद्योग लगाया जाए, तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार, ऐसे थोड़ी बढ़ सकता है। अपने आंतरिक संसाधनों से इनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, इसलिए इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरों से की जा रही है, लेकिन कभी मिलता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। काहे किसी का भी सरकार बन जाए, कांग्रेस आएगी तो बोलेगी ना कि हाँ हाँ बहुत जल्दी मिलेगा, भाजपा आएगी तो बोलेगी बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन जैसे सरकार बन जाती है वो लोग कुछ नहीं करता, ठीक है। इसी संदर्भ में राजनीतिक प्रयास काफ़ी किए जा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को केंद्र द्वारा विकास में अधिक सहायता तथा करों से रियायत मिलने लगेगी, जिससे बिहार का विकास में गति आने की संभावना है। लेकिन बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र सरकार के समक्ष अनेक व्यवहारिक तथा प्रशासनिक समस्याएं आ रही है।
देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका क्या है? बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना जरूरी है, चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास मापदंड की स्थापित करने की। ठीक है, बात तो हो। अब बिहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था कि गरीबी कैंसर रोगी की तरह है। जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर में विषाक्त कर देता है, ठीक उसी तरह किसी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व के संपन्नता को घातक होता है। एक कोई अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बोला कि मान लो कि आप भारत देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हो और ये आपके भारत के एक भाग बहुत गरीब है, तो समझो कि कैंसर की तरह है। कैंसर किसी को हो जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, अपना छाप छोड़ता है। वैसे ही गरीबी है। यदि गरीबी, मान लो अब देश आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर समझो देश ये बड़ा है, आगे बढ़ रहा है, और एक हमारा जो राज्य है बहुत गरीबी से उलझ रहा है, तो ये सब गरीबी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इसलिए भारत को चाहिए कि बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, हम लोग थोड़ी कुछ कर पाएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ही लोग को करना होगा। हमारे बिहार के सारे नागरिकों को मेहनत करना चाहिए, सभी लोगों को शिक्षित करना चाहिए, बढ़ने लग जाएगा बिहार भी। ठीक है, शिक्षा रहेगा तो आगे बढ़ ही जाएगा। उपयुक्त कथन की सार्थकता इस बात में है कि बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर हम भारतवर्ष के विकास एवं समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। बिहार देश एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक उर्वरक भूमि है। हिमालय से निकलने वाले नदियों में अनवरत जल प्रवाह होता रहता है। यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त होते हैं। देखो बिहार जो है ना, हम लोग को पानी बहुत ऊपर ही मिल जाता है, बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। कहीं कहीं तो पानी मिलता ही नहीं है। महाराष्ट्र में जाओगे बहुत सारे जगहों पर पानी है ही नहीं, पुणे मुंबई पानी थोड़ी मिलता है, वहाँ पर खरीद कर सब लोग पीते हैं। यदि बिहार की नदियों को परस्पर जोड़ कर जल संसाधन के उपयोग की योजना लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है तथा दक्षिणी बिहार को सिंचाई की सुविधा के द्वारा सूखे से राहत दिलाई जा सकती है। बिहार में दक्ष मानव संसाधनों में कमी नहीं है। न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बिहार के भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ तो कम पढ़े लिखे मजदूर ने भी दूसरे राज्य में जाकर वहाँ से विकास का फलीभूत बनाया है। ठीक है, देश के सूचना प्रौद्योगिकी में तथा पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधनों का प्रमुख योगदान रहा है। देश के आर्थिक विकास में प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, अलग हमारे पूरे भारत में बिहार का बहुत योगदान होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही भारत आगे बढ़ रहा है, बिहारी लोग बहुत मेहनती होते हैं। बाकी जगह पर जाकर के भारत को लोग बहुत मदद करते हैं, तभी भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन पूरा मतलब क्या ही बताए, यहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, मजदूरी करने चले जाएंगे, कुछ अच्छा काम करने नहीं जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा बिहार लास्ट 10-20 सालों में बहुत बदल रहा है। प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार के कृषि और कृषि जन्य तथा कृषि जनित उद्योग के विकास के राज्यों का विकास किया जा सकता है। हाल के वर्षों में बिहार के विकास की गति आई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने बिहार का वर्तमान विकास का दर 11.03% माना है, जो देश के गुजरात 11.5% के बाद दूसरा है। मतलब बिहार जो है ना बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन अब और करेगा कब? जब सब लोग पढ़े लिखेंगे, बिजनेस करेंगे। ठीक है, नौकरी करेंगे तो नहीं होगा। देखो सरकारी नौकरी से बिहार आगे नहीं जा सकता है, भारत आगे नहीं जा सकता है। जब तक बिजनेस नहीं होगा तब तक आगे नहीं जाएगा। ठीक है, विगत वर्षों में भारत विकास की गति में तेजी आई है। विकास की गति के कारण ही वर्तमान दौर के आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कम हुआ है। यह संतोष की बात है कि विगत वर्षों में बिहार के विकास के लिए कारगर प्रयत्न किए जा रहे हैं।
बिहार में प्रगति के इस दौर के प्रशंसा देश भर में की जाने लगी है। मतलब अब बिहार बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है, अब तो और बढ़ गया है। यदि देश और बिहार के कंधा में कंधा मिलाकर विकास की क्रिया के वर्तमान दौर पर कारगर करे तो 21वीं शताब्दी में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ जाएगा, अभी आ भी रहा है। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है। मूलभूत आवश्यकताएं और विकास का संबंध। देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। देश के नागरिक को हमारे रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मकान, फिर खाने के लिए रोटी और शरीर ढकने के लिए कपड़ा। यदि ये चीज़ है तो हमारे देश के नागरिक सुखी है, संपन्न है। बाकी बिजनेस करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। हर समय साता के गलियारों में रोटी, कपड़ा तथा मकान के नारा जोरों से बुलंद किया जाता है। मतलब जब जब इलेक्शन आएगा तो इन्हीं बातों को किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अभी गरीबी है। देश के गरीब लोगों की आकांक्षा इस न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विगत 60 से अधिक वर्षों में देश में विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। देश के बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा लाती है। देखो, विकास तो किया जा रहा है लेकिन जनसंख्या हमारा इतनी है ना कि वो हमें बाधा डाल देती है। अतः विकास के दर बढ़ाने के बावजूद भी गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया है। इसके कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या अपेक्षित कमी नहीं आई है। समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है। देश में रोजगार द्वारा नागरिक की आय वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें कपड़ा, मकान उपलब्ध होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने में योजना बनाई गई है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत शुरू की गई है। इसे संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। देखो, सरकार बहुत से ऐसे ऐसे रूल लाती है कि हमारे देश के जो पढ़े लिखे इंसान नहीं है, गरीब है, मजदूर है, उन लोगों को कुछ काम मिले। जब काम करेंगे तो सरकार की काम भी हो जाएगी, देश की काम भी हो जाएगी, उनको कुछ पैसा भी मिल जाएगा, उनका रोटी कपड़ा मकान भी मिल जाएगा। ग्रामीण रोजगार देने से इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। और ये समझो, नरेगा बहुत बड़ा रोजगार है, समझ गए, पूरा विश्व का। क्योंकि भाई भारत बहुत बड़ा देश है और सबको सरकार रोजगार दे रही है, तो ये छोटा थोड़ी रोजगार माना जाएगा। विकास की अवधारणा से हमारा मतलब देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास से है। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से है तथा सभी वर्गों के विकास से हमारा मतलब निष्पक्ष रूप से तथा बिना भेदभाव किए हुए संपूर्ण समाज के विकास से है। इन दिनों सभी वर्गों के समय विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है, जिसे हम आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार के विकास द्वारा हमारा प्रयास लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं से पूर्ति करना होता है। ठीक है, अब कुछ इसका सारांश है जो हम लोग सारांश भी पढ़ लेना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन का संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र जड़ें काफ़ी गहरी है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था का काफ़ी शोषण हुआ। जो हम लोग पहले पढ़े हैं वही भी चीज़ को अब एक छोटा चीज़ में ये सारांश दे रहा है। तो हम लोग सब चीज़ पढ़ लिए, तो सारांश पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सारांश पढ़ करके हम ना काम करेंगे। ऐसे कम टाइम मिलेगा, मान लो आपके पास पूरा बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, समझने के लिए टाइम नहीं है, तो आप सारांश पढ़ लो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारा चैप्टर 1, जिसका नाम क्या था भाई? बताओ। अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास का इतिहास। तो यही हमारा अर्थव्यवस्था का पूरा इतिहास है। ठीक है, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास जो है हम लोगों ने सारा चीज़ पढ़ लिया, यानी चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई किसी को? सारे हमने रीड कर लिया। अब हम लोग देखो, जो प्रश्नावली का प्रश्न उत्तर है 1 नंबर वाले और साथ में लघु और दीर्घ उत्तरीय, सारे प्रश्नों को हम एक वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और जो बच्चे, देखो यूट्यूब पर तो मैं फ्री में पढ़ा ही रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मेरे ऐप के थ्रू, तो मात्र 499 रुपया मेरा फ़ी है मेरे भाई, और 499 में पूरा क्लास 10th आपको पढ़ा दी जाएगी।
तो जिनको ज्वाइन करनी है इस नंबर पे कॉल करेंगे 8383896119 पर कॉल करेंगे। कॉल करके अपना क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे। 499 में पूरा कंप्लीट, मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, मतलब सारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो जिनको भी पढ़ना है जल्द से जल्द कॉल करें और जल्दी एडमिशन लें, नहीं तो सीट फुल हो जाएगा। अब 499 में सब पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना, इतना मेहनत हो रही है। तो जिनको पढ़ना है जल्दी करो, नहीं तो सीट फुल हो जाएगा। तो फिर बाद में ये मत कहना कि सर हमको नहीं आपने पढ़ाया। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, हम इसी किताब के साथ में, ठीक है, जिसका हम प्रश्नावली कराएंगे। ठीक है, मेन प्रश्नावली है, प्रश्नावली सारे कराएंगे, PDF मिलेगा, नोट, सारा चीज़ आपको मिलेगा। यदि आप क्लास में ज्वाइन करते हो सारा मिलेगा। ऐसे तो मैं यूट्यूब पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन ऐप पर आप लोग को बहुत ही कुछ मिलेगा जो कि यूट्यूब पर नहीं मिलता है। ऐसे मैं पूरा सभी सब्जेक्ट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बहुत सी चीज़ आपको जो यूट्यूब पर नहीं मिलता है वो ऐप पर मिलेगा। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको 499 लगेगा, जो कि इस नंबर पर कॉल करके सर से जल्द बात करो। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।